Hello, my cute little ninjas. Welcome to ICSC Wala. My name is Upasna and I'm your biology mentor. And we have already started with Mind Map series. और आज जो chapter आपको मिल रहा है in the form of Mind Map, that is very important chapter, very interesting chapter, the nervous system. The nervous system. अब ये चैप्टर काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी लेंदी है, बट हम इसका माइंड मैप आज कंप्लीट करने वाले हैं एंड सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ग्राफ्स की फॉर्म में मैं आपको बताने वाली हूँ, फ्लो चार्ट्स की फॉर्म में बताने वाली हूँ. देन आई विल ऑल्सो टेल यू लास्ट में कि कौन से स्पेसिमेन पेपर में इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस आए हुए हैं. ठीक है, डन है. सो लेट अस स्टार्ट. देखो, नर्वस सिस्टम की जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है दैट इज न्यूरॉन्स. इसका मतलब क्या है? हमारा सिस्टम, नर्वस सिस्टम, कुछ सेल्स हैं, मेजर सेल्स हैं, उनके कंपोजिशन से बना है. तो आपको वैसे न्यूरोग्लियल सेल्स भी होते हैं, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स, दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ सिलेबस. मेन सिलेबस का पार्ट है आपके न्यूरॉन सेल्स. तो न्यूरॉन सेल्स नर्वस सिस्टम का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट बनाते हैं, यानी कि ये सेल्स हैं जो इस सिस्टम को कंप्लीट कर पाते हैं. कुछ ऐसा दिखता है हमारा न्यूरॉन सेल. इट इज द लॉन्गेस्ट सेल ऑफ आवर बॉडीज. अब ये सेल थोड़ा एलियन जैसा सा दिखता है ना, सो इसका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, स्ट्रक्चर की लेबलिंग्स पता होनी चाहिए, वो क्या लेबलिंग क्या है, कहाँ पर होती है, क्या काम करती है, वो भी आपको पता होना चाहिए. एज यू कैन सी इन दिस डायग्राम, बेटा पहले इसी डायग्राम को देखना. यहां पर एक सेल है, यानी कि न्यूक्लियस है इसके पास, न्यूक्लियस इट विल हैव, है ना. इसके बाद इसका जो साइटोप्लाज्म है, ये सारे येलो कलर का जो आपको दिख रहा है वो साइटोप्लाज्म है. अगर आप इस डायग्राम में देखो, इसका साइटोप्लाज्म ऊपर की तरफ फैला हुआ है इन द फॉर्म ऑफ हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स, जिसको हम डेंड्राइट्स बोलते हैं, और यहां इसका साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस के आसपास है. देन एक जगह से इसका साइटोप्लाज्म बहुत लंबी सी इसकी टेल बना रहा है, जिसको हम एक्सॉन बोलते हैं. सो लॉन्गेस्ट एक्सटेंशन ऑफ साइटोप्लाज्म इज नोन एज एक्सॉन, और यहां पर जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स आपको दिख रहे हैं दैट इज डेंड्राइट. ये एक मल्टीपोलर न्यूरॉन है. मल्टीपोलर न्यूरॉन कुछ ऐसा ही दिखता है, ठीक है, मल्टीपोलर न्यूरॉन, बट देयर आर सम डिफरेंट शेप्स ऑफ न्यूरॉन्स. एक होता है हमारा ऐसा न्यूरॉन जिसके देखो न्यूक्लियस यहां पर है, न्यूक्लियस के बाहर थोड़ा सा साइटोप्लाज्म भी है, बट इसके डेंड्राइट्स आपको थोड़ा दूर जाकर दिखते हैं. फॉर एग्जांपल ये जो मैंने यहाँ बनाया, ठीक है, ये इसके डेंड्राइट्स है. और फिर बेटा इसका एक लॉन्गेस्ट एक्सटेंशन जो एक्सॉन है वो आपको दूसरी तरफ मिलता है, एंड यहाँ पर एक्सॉन खत्म हो रहा है, इसको हम बोलते हैं एक्सॉन टर्मिनल. जो आपको यहाँ दिख रहा है ना, दिस इज एक्सॉन टर्मिनल. बट इस वाले न्यूरॉन के डेंड्राइट्स ऑन वन साइड एंड एक्सॉन टर्मिनल ऑन अनदर साइड, और बीच में जो आपको दिख रहा है ना बेटा, दिस इज न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म. दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज सेल बॉडी. इसको पेरिकैरियन भी बोलते हैं, इसको साइटॉन भी बोलते हैं. यहां पर सेल बॉडी इज एक्चुअली न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, उसके जो हेयर लाइक सेल्स है डेंड्राइट्स, देन दिस लॉन्ग स्ट्रक्चर इज नोन एज एक्सॉन, और इसको बोलते हैं एक्सॉन टर्मिनल. बात अभी यहां पर खत्म नहीं होती, काम करते हैं, हम खुद ही डायग्राम बनाते हैं. न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म के एक्सटेंशंस को डेंड्राइट्स बोलेंगे, राइट. और डेंड्राइट हमारा एक लॉन्ग एक्सटेंशन की तरफ जा रहा है जिसको हम एक्सॉन बोलेंगे, एंड दिस इज योर एक्सॉन टर्मिनल. एक्सॉन टर्मिनल, ठीक है. लास्ट में ये जो आपको सर्कुलर स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं बेटा, इसको हम साइनैप्टिक नोब्स बोलते हैं. साइनैप्टिक नोब्स. इन साइनैप्टिक नोब्स के अंदर, अगर एक साइनैप्टिक नोब को थोड़ा सा बड़ा बना ले, इस साइनैप्टिक नोब के अंदर छोटे छोटे पाउच लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जिनको हम बोलते हैं साइनैप्टिक वेसिकल्स. साइनैप्टिक वेसिकल्स. These pouch-like structures are known as synaptic vesicles. इसके अंदर कुछ केमिकल्स पड़े हुए हैं जिनको हम बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स. अलग अलग केमिकल्स का नाम होगा, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल वन इज एसिटाइल कोलिन. वो सारे केमिकल्स को हम क्या बोलते हैं? न्यूरोट्रांसमीटर्स, जो साइनैप्टिक नोब्स के साइनैप्टिक वेसिकल के अंदर पड़े हुए हैं. नाउ सिग्नल हमेशा एंटर करता है फ्रॉम डेंड्राइट्स. सिग्नल हमेशा डेंड्राइट से एंटर करेगा. डेंड्राइट से एंटर करने के बाद आ जाता है हमारी सेल बॉडी के अंदर. सेल बॉडी मतलब न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म. फिर सिग्नल जाता है हमारे एक्सॉन के ऊपर, और एक्सॉन टर्मिनल तक पहुंचने के बाद
वो सिग्नल्स न्यूरोट्रांसमीटर्स को साइनेप्टिक वेसिकल से बाहर निकाल देता है एंड देन इसका जो एडजेसेंट न्यूरॉन होगा उसके डेंड्राइट्स इस सिग्नल को फिर से रिसीव कर लेते हैं. सो दिस इज हाउ आवर न्यूरॉन्स आर वर्किंग. इनकी एक लंबी चेन है, यहां से सिग्नल एंटर करेगा. जब भी सिग्नल न्यूरॉन के अंदर होता है इट इज इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक इंपल्स. इलेक्ट्रिक इंपल्स. जब न्यूरॉन के अंदर सिग्नल जा रहा है तो वो इलेक्ट्रिक इंपल्स की फॉर्म में जा रहा है. बट जैसे ही सिग्नल यहां न्यूरोट्रांसमीटर्स को बाहर फेंक देता है, यहां पर सिग्नल केमिकल इंपल्स की फॉर्म में होगा, क्योंकि यहाँ केमिकल्स का रोल आ गया. बट अंदर आपको कोई केमिकल्स जाते हुए नहीं दिख रहे. केमिकल्स तो यहाँ एंड पर प्रेजेंट थे. वो केमिकल्स जब बाहर निकलेंगे तब वो सिग्नल केमिकल इंपल्स की फॉर्म में हो जाता है. न्यूरॉन के अंदर सिग्नल इलेक्ट्रिक इंपल्स की फॉर्म में जाता है. नाउ व्हाट इज दिस इलेक्ट्रिक इंपल्स? बेटा देखो, अभी जब न्यूरॉन के अंदर सिग्नल नहीं है ना कोई, तो ये रेस्टिंग स्टेट में है. इसके अंदर बहुत सारा नेगेटिव चार्ज है और बाहर बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज है. बट जब इलेक्ट्रिक सिग्नल इसके अंदर एंटर करेगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन यहां बहुत सारे सोडियम को अपने अंदर एंटर करा लेती है. सोडियम जिसके ऊपर Na प्लस होता है ना, प्लस चार्ज को अंदर एंटर करा लेती है. यहां पर मान लो सोडियम चार्ज अंदर आया. नाउ दिस इज डीपोलराइज्ड स्टेट, जहां पर हमारा ओरिजिनल चार्ज कंडीशन चेंज हो चुका है. ओरिजिनल चार्ज कंडीशन क्या था? बाहर प्लस और अंदर की तरफ माइनस. ये इसका रेस्टिंग या पोलराइज्ड स्टेट होता है. रेस्टिंग या फिर पोलराइज्ड स्टेट. ठीक है, यहां पर अभी बाहर प्लस है, अंदर माइनस है. जैसे ही सिग्नल एंटर करेगा तो अंदर की तरफ प्लस हो जाएगा, बाहर की तरफ माइनस हो जाएगा. एंड दिस इज हाउ सिग्नल इज जंपिंग एंड मूविंग हमारे न्यूरॉन के अंदर. एक बार रिपीट करती हूं. मान लो इनिशियली हम बात करें, इस पर्पल वाले एरिया को भूल जाओ. पहले हमारा पूरा न्यूरॉन कुछ ऐसा है जिसको हम रेस्टिंग या पोलराइज्ड स्टेट बोलते हैं. ठीक है, जब इसको सिग्नल अपने अंदर चार्ज की फॉर्म में कंडक्ट कराना है तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन अपने अंदर सोडियम को एंटर कराती है और उस पर्टिकुलर जगह पर जहां सोडियम अंदर आया है कंडीशन चेंज हो जाती है. उस जगह पर अंदर प्लस चार्ज और बाहर माइनस चार्ज, इसको हम डीपोलराइज्ड स्टेट बोलते हैं. ठीक है, फिर ये सिग्नल अब आगे कैसे जाएगा? बेटा यहां पर अब परमिएबिलिटी मिल जाएगी सोडियम को और बाहर माइनस हो जाएगा, और ये वाली जो कंडीशन है ये ओरिजिनल हो जाएगी. हाउ विल ओरिजिनल कंडीशन लुक? जो पहले थी, अंदर माइनस बाहर प्लस, अंदर माइनस बाहर प्लस. सेम, अब सिग्नल यहां आ गया है, इट विल जंप, आगे जाएगा, ये हो जाएगा फिर से प्लस, और ये पीछे वाला जो है ना इट विल टर्न माइनस बैक टू ओरिजिनल स्टेट, बाहर प्लस. अब ये वाला एरिया जो ओरिजिनल कंडीशन की तरह वापस हुआ है, देखो पहले रेस्टिंग में था, फिर डीपोलराइज हुआ, बट फिर से ओरिजिनल कंडीशन पर आया ना, फिर से पोलराइज्ड स्टेट पर आया. इसको हम बोलते हैं रीपोलराइजेशन या फिर रीपोलराइज्ड स्टेट. ठीक है, क्लियर है? ऐसे कर करके सिग्नल मूव करता है और एंड में आ जाता है हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स के पास. ये है हमारा नॉन माइलिनेटेड सेल. नॉन माइलिनेटेड, बट कुछ न्यूरॉन्स के ऊपर, इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द न्यूरॉन्स डू हैव अ माइलिन शीथ. इनके ऊपर एक माइलिन शीथ होती है जो कि श्वॉन सेल्स से बनी हुई है. माइलिन शीथ न्यूरॉन को व्हाइट कलर प्रोवाइड करती है. अब हम एक्सॉन को यहां फिर से बना लेते हैं एक बार. ठीक है, एक्सॉन के ऊपर श्वॉन सेल्स की कवरिंग है. इसके ऊपर बेटा श्वॉन सेल्स है, श्वॉन सेल्स. तो श्वॉन सेल्स में क्या होता है, एक तरफ न्यूक्लियस इकट्ठा हो जाता है और एक तरफ इसका साइटोप्लाज्म रहता है. दीज आर श्वॉन सेल्स. श्वॉन सेल्स. ठीक है, इसका जो साइटोप्लाज्म है उसी को हम न्यूरीलेमा बोलते हैं. न्यूरीलेमा, तो जो आपकी बुक में न्यूरीलेमा दिया हुआ है ना बेटा, दैट इज एक्चुअली द साइटोप्लाज्म ऑफ श्वॉन सेल्स जो इसके ऊपर खुद को रैप कर रहे हैं एंड इट इज फॉर्मिंग द माइलिन शीथ. क्या फॉर्म कर रहा है? माइलिन शीथ फॉर्म कर रहा है. ठीक है, नाउ माइलिन शीथ इज एक्चुअली व्हाइट इन कलर. ये माइलिनेटेड न्यूरॉन है, माइलिनेटेड न्यूरॉन. और माइलिनेटेड न्यूरॉन कौन सा कलर देते हैं? एक्सॉन को व्हाइट कलर देते हैं. एक्सॉन के ऊपर जब श्वॉन सेल्स की कवरिंग हो जाएगी तो उनका जो श्वॉन सेल्स के अंदर माइलिन नाम का केमिकल डिपॉजिटेड होता है और वो इसको रैप करके व्हाइट कलर देता है. श्वॉन सेल्स के बीच में आपको थोड़ा थोड़ा गैप भी दिखेगा. उस गैप को हम
नोड्स ऑफ रैनवीर बोलते हैं, नोड्स ऑफ रैनवीर, नोड्स ऑफ रैनवीर। आओ रिपीट कर देती हूँ। ये हमारा एक्सॉन था पहले, एक्सॉन के ऊपर श्वान सेल्स आए जिन्होंने खुद को कवर करना स्टार्ट करा। श्वान सेल्स के बीच में जो गैप होता है बेटा उसको नोड्स ऑफ रैनवीर बोलेंगे। और ये जो श्वान सेल्स इसको कवर कर रहे हैं उनकी एक जगह पर माइलिन डिपॉजिटेड है, वो माइलिन ही इसको रैप कर रहा है, इसलिए हमने इसको माइलिनेटेड न्यूरॉन बोल दिया। एंड जो साइटोप्लाज्म होगा श्वान सेल्स का उसी को हम न्यूरीलेमा बोलते हैं। आई होप नाउ इट इज क्लियर। अब देखो इस डायग्राम पर अगर हम वापस आए, सो आपको कौन कौन सी टर्म्स पता चल गई। एक्सॉन, एक्सॉन यू नो है ना, एक्सॉन के अंदर एक एक्सॉन है, देन इट इज सराउंडेड बाय ग्रैनुलर साइटोप्लाज्म। नाउ व्हाट इज दिस, यहां पर क्या है, देखो 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 बेटा, आपको इसके साइटोप्लाज्म के अंदर ना छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स दिख रहे हैं, छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स दिखेंगे इसके साइटोप्लाज्म के अंदर। इसको हम निसल ग्रैन्यूल्स बोलते हैं, निसल ग्रैन्यूल्स। और ये ग्रैन्यूल्स बेसिकली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच्ड जो राइबोसोम्स होते हैं उनके छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स होते हैं। साइटोप्लाज्म के अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, तो इसके पास जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके राइबोसोम्स बहुत ज्यादा इसके ऊपर अटैच्ड है, यहाँ पर प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा है एंड ये स्ट्रक्चर निसल ग्रैन्यूल्स कहलाता है। एक्चुअली ये निसल ग्रैन्यूल्स यही साइटोप्लाज्म तक है, एक्सॉन में नहीं आते, एक्सॉन में नहीं आते। नाउ द थ्री मेन पार्ट्स ऑफ न्यूरॉन्स आर, क्या क्या तीन मेन पार्ट्स हैं, एक तो सेल बॉडी है, एक डेंड्राइट्स है और एक एक्सॉन है। अब हमारे न्यूरॉन की कैरेक्टर्स यहाँ पर लिखे हुए हैं। पहला दैट इट हैज अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, देन इसके अंदर ग्रैनुलर साइटोप्लाज्म है जिसको हम निसल ग्रैन्यूल्स बोलते हैं। न्यूरॉन्स के पास सेल डिवीजन की एबिलिटी नहीं होती तो सेंट्रोसोम एब्सेंट होंगे। डेंड्राइट्स होते हैं जो कि जो साइटोप्लाज्म एक्सटेंशन थे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स उसको डेंड्राइट्स बोलते हैं। लॉन्ग साइटोप्लाज्म का एक्सटेंशन एक्सॉन कहलाता है। और एक वाइट इंसुलेटिंग शीथ जिसको माइलिन या मेड्यूलरी शीथ बोलते हैं वो उसको कवर करके रखती है। किसको कवर करती है, एक्सॉन को कवर करती है। माइलिनेटेड शीथ जल्दी जल्दी न्यूरॉन के सिग्नल को एक जगह से दूसरी जगह कंडक्ट कराती है। न्यूरोलेमा क्या है, न्यूरीलेमा या न्यूरोलेमा साइटोप्लाज्म है श्वान सेल्स का। Nodes of Ranvier are the gaps, microscopic gap between the Schwann cells. Then what are collaterals? Beta, these are the branches of axon. Axon ही अगर आपको branch दिखे तो उसको हम collaterals बोलते हैं. Then is synaptic cleft. ठीक है, what is synaptic cleft? इसको इस diagram से समझेंगे. बेटा देखो, जो गैप है वो छोटा सा उसको हम साइनैप्स बोलते हैं। बट साइनैप्स के तीन एरिया हैं। यहाँ जब सिग्नल निकला और फिर बीच का बिल्कुल खाली गैप जहाँ पर सिग्नल आया और फिर जो दूसरा न्यूरॉन है उसके डेंड्राइट के एरिया को मिलाकर साइनैप्स बोला जाता है। एंड दिस इज एक्चुअली प्री साइनैप्टिक क्लेफ्ट, बीच वाला साइनैप्टिक क्लेफ्ट और बाद वाला बन जाएगा पोस्ट साइनैप्टिक क्लेफ्ट। तो साइनैप्स के ही तीन एरियाज हैं, साइनैप्टिक क्लेफ्ट बीच वाला, साइनैप्टिक क्लेफ्ट से पहले वाला जो होगा उसको हम प्री साइनैप्टिक क्लेफ्ट बोलेंगे और जो इसके बाद वाला होगा उसको हम पोस्ट साइनैप्टिक क्लेफ्ट बोलेंगे। ठीक है, नाउ न्यूरोट्रांसमीटर्स आर द केमिकल्स एंड साइनैप्स इज द होल माइक्रोस्कोपिक गैप जो एक एक्सॉन टर्मिनल और डेंड्राइट ऑफ एडजेसेंट न्यूरॉन के बीच में होता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट न्यूरॉन, डन। नाउ दिस इज ऑल अबाउट द सिग्नल ट्रांसमिशन। रेस्टिंग पोटेंशियल में एक्सॉन को देखो, बाहर की तरफ प्लस है, अंदर की तरफ माइनस है। ये येलो कलर की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। जैसे ही सोडियम को एंट्री मिली, सोडियम अंदर आया इस जगह पर, इस एरिया को हम या तो डीपोलराइज्ड स्टेट बोलते हैं या एक्साइटेड रीजन बोलते हैं। बाकी वाला अभी भी रेस्टिंग रीजन ही है, पोलराइज्ड स्टेट में ही है। अब ये सिग्नल आगे जाएगा, यहाँ वाले माइनस हो गए, अंदर प्लस आ गया, बट ये वाला अब वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आया है तो इसको हम रीपोलराइज्ड स्टेट बोलते हैं। और ये हमारा नया एरिया है जो कि डीपोलराइज हो गया, पहले ये डीपोलराइज्ड था। ठीक है, चलो आगे आते हैं। नेक्स्ट इज द टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स के टाइप्स कौन से हैं? देखो न्यूरॉन्स की ना ड्यूटी डिवाइडेड है हमारे सिस्टम के अंदर। एक होते हैं सेंसरी न्यूरॉन्स जो रिसेप्टर्स आर स्पेशल सेल्स जो कि सिग्नल पता लगाने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। जैसे हमारी स्किन के ऊपर कुछ भी हॉट ऑब्जेक्ट हो या फिर कोई भी इंसेक्ट बैठा हो तो हमें उसके बारे में पता चल जाता है कि हाँ स्किन पर कुछ है।
राइट अगर आप अपनी आंखें बंद कर लो तो भी आपको फील होगा कि हमारी स्किन पर कुछ है या टेम्परेचर चेंज आया है, इसलिए क्योंकि हमारी स्किन के ऊपर रिसेप्टर सेल्स है, वो सिग्नल को, इंफॉर्मेशन को रिसीव करने के लिए बैठे हुए। अब ये सिग्नल जाना चाहिए हमारे ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड तक, तो सेंसरी न्यूरॉन्स की ड्यूटी है कि वो रिसेप्टर से इंफॉर्मेशन को पकड़ेंगे और भागकर जाएंगे हमारे ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड के पास और इंफॉर्मेशन को डिलीवर करेंगे। अब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड इंफॉर्मेशन जो भी उन्होंने डिसाइड किया कि क्या एक्शन लेना है उसको वापस भेजते हैं विद द हेल्प ऑफ मोटर न्यूरॉन्स। सो सेंसरी न्यूरॉन्स एंड मोटर न्यूरॉन्स आर द टू मेन टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स। सेंसरी न्यूरॉन्स जो सिग्नल को कहां से ले, फ्रॉम रिसेप्टर्स टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। वहीं पर मोटर न्यूरॉन्स क्या होते हैं, फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू इफेक्टर वो एरिया है जैसे कि हमारी मसल जो कि एक्शन लेता है। देन व्हाट आर एसोसिएशन न्यूरॉन्स, बेटा देखो जब सिग्नल, सेंसरी न्यूरॉन सिग्नल ले गए हमारे ब्रेन के पास, ठीक है, मोटर न्यूरॉन ने सिग्नल को वापस दे दिया, बट ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड या ब्रेन के अंदर जो न्यूरॉन्स हैं जो आपस में एक जगह सिग्नल ट्रांसफर कर रहे हैं उनको हम एसोसिएशन न्यूरॉन्स बोलते हैं। सो दीज आर प्रेजेंट इन, ये बेसिकली सेंट्रल नर्वस सिस्टम में होते हैं और ये कनेक्ट करते हैं सेंसरी और मोटर न्यूरॉन्स को, कनेक्ट सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन्स। इन्हीं को हम रिले न्यूरॉन्स भी बोलते हैं, रिले न्यूरॉन्स भी इन्हीं का नाम है, ठीक है। देन नेक्स्ट इज सेंसरी नर्व भी है ना, मोटर नर्व भी है, मिक्स्ड नर्व भी है। तो नर्व क्या होता है, एक्चुअली नर्व मींस ग्रुप ऑफ एक्सॉन्स। मान लो सेंसरी न्यूरॉन्स थे, अगर मैं सिंपल सा सेंसरी न्यूरॉन बनाऊं, लेट्स टेक अनदर कलर, दिस कलर, ओके। नाउ दीज आर न्यूरॉन्स, ठीक है, ये बेटा इनकी सेल बॉडी है, डेंड्राइट्स है, और ये इनके एक्सॉन्स हैं, और ये इनका एक्सॉन टर्मिनल है, बट इसको हम नर्व बोल सकते हैं। ये एक्सॉन से, एक्सॉन के ग्रुप को हम नर्व्स बोल सकते हैं, क्योंकि ये सारे सेंसरी न्यूरॉन्स थे, तो सेंसरी न्यूरॉन्स के ग्रुप को हम सेंसरी नर्व बोल सकते हैं। वहीं पर आ जाओ मोटर न्यूरॉन्स। मोटर न्यूरॉन्स जो कि ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड से सिग्नल को रिसीव करके हमारे इफेक्टर तक लेकर जाते हैं, है ना, तो इनके एक्सॉन के ग्रुप को हम मोटर नर्व्स बोल सकते हैं, राइट। सो यही है बेटा, सेंसरी नर्व्स और मोटर नर्व्स इन्हीं के न्यूरॉन से ही बना है। बेसिकली इनके एक्सॉन का जो बंडल होगा दैट विल फॉर्म द नर्व्स। अब वो सेंसरी न्यूरॉन का है तो सेंसरी नर्व्स, और अगर वो मोटर न्यूरॉन का है तो मोटर नर्व्स। अब आपको काफी जगह अपनी बॉडी के अंदर कुछ सेंसरी नर्व्स इधर से सिग्नल लेकर जाते हुए दिखेंगे और कुछ मोटर न्यूरॉन्स उसी जगह से सिग्नल वापस लाते हुए दिखेंगे। अब इनके ग्रुप को, इसके एक्सॉन के बंडल को हम मिक्स्ड नर्व्स बोलते हैं। मिक्स्ड नर्व्स सेंसरी और मोटर न्यूरॉन्स दोनों के बंडल को बोला जाता है। आई होप इट इज मेकिंग सेंस। नाउ इफ वी टॉक अबाउट एग्जाम्पल्स, तो जो हमारी ऑप्टिक नर्व है, जो हमारी आईज से नर्व जा रही है ब्रेन तक, वो सेंसरी नर्व का एग्जाम्पल है। अ नर्व अराइजिंग फ्रॉम द ब्रेन एंड सप्लाइंग द मसल्स ऑफ द आई बॉल्स फॉर रोटेटिंग द आई। हमारी आई की जो रोटेशन होती है मसल से कंट्रोल होती है, ब्रेन उसको कंट्रोल कर रहा है, तो ब्रेन मोटर न्यूरॉन्स को भेजता है हमारी आंखों के मसल्स के पास ताकि हम मूवमेंट को कंट्रोल कर सके। बेटा वो मोटर नर्व्स का एग्जाम्पल है, ठीक है। और मिक्स्ड नर्व्स हमारी जितनी भी स्पाइनल नर्व्स होती हैं, जो भी हमारी स्पाइनल नर्व्स होती हैं, all those are example of mixed nerves, right? Now one more point, there is one more term that is ganglia. बेटा यहाँ हमने जैसे एक्सॉन के ग्रुप को नर्व्स बोला है, ऐसे ही सेल बॉडी के ग्रुप को हम गैंग्लिया बोलते हैं। तो ऐसे इमेजिन करना कि सेल बॉडीज ने गैंग बना लिया और उसको हम गैंग्लिया बोलते हैं। गैंग्लियन इज सिंगुलर एंड गैंग्लिया इज प्लूरल। पढ़ो इसको, गैंग्लियन आर द एग्रीगेट्स ऑफ साइटोन और सेल बॉडीज ऑफ द नर्व सेल फ्रॉम विच नर्व फाइबर्स में अराइज और एंटर इनटू। डन। Now after that we have our two main
पार्ट्स ऑफ द नर्वस सिस्टम। वन इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो हमारे सेंटर में लोकेटेड है। सेंटर में हमारे पास ब्रेन है और डॉर्सली हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दो मेन पार्ट्स आते हैं, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, जिसको हम अभी पढ़ेंगे। बट अगर मैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की बात करूं तो बेटा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो पेरिफेरी यानी कि बाउंड्री पर प्रेजेंट है, लेटरल साइड्स पे प्रेजेंट है। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड तो सेंटर में हो गए। अब इसकी तरफ जो यहां से निकलता हुआ सारा सिस्टम है, कनेक्टेड सिस्टम है, उसको हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बोलते हैं। जैसे ये जो आपको दिख रहा है, दिस इज ऑल पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और हमारा ये जो सारा सिस्टम फैला हुआ है जो कि नर्व्स से बना है, इसको हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बोलते हैं। इसमें हर तरीके की नर्व्स होंगी। जो ब्रेन से नर्व्स निकल रही हैं उनको हम क्रेनियल नर्व्स बोलते हैं। जो स्पाइनल कॉर्ड से नर्व निकल रही है उनको हम स्पाइनल नर्व्स बोलते हैं। और जो दोनों मतलब आउटसाइड बाउंड्री पर प्रेजेंट है उनको हम पेरिफेरल नर्व्स बोलते हैं। बेस्ड ऑन दिस हमारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। वन इज सोमैटिक नर्वस सिस्टम और दूसरा है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। अगर आप ध्यान से वर्ड्स को पढ़ो तो सोमैटिक मतलब रेफर्ड टू बॉडी, रेफर्ड टू वॉलंटरी एक्शंस, रेफर्ड टू बॉडी सेल्स। तो जो भी हमारे वॉलंटरी एक्शंस हैं यानी कि जो हम अपनी विल पावर से सोच समझ के करते हैं वो सोमैटिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। जैसे कि अभी मेरे हैंड की मूवमेंट, जो भी यहाँ पर मैं मूवमेंट कर रही हूँ, है ना, ऐसे कर दूँ या फिर तुम्हें ऐसे करके चिढ़ा दूँ, तो ये जो सारा है ये इंटेंशनल है, वॉलंटरी मसल्स काम कर रही हैं इसके अंदर। जो क्रेनियल नर्व्स हैं दोज आर 12 इन पेयर्स और जो स्पाइनल नर्व्स हैं दोज आर 31 इन पेयर्स। ठीक है, उसके बाद आ जाओ ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। यह नाम से ही पता चल रहा है, ऑटोनोमिक मतलब जो अपने आप काम कर रही है। इट इंक्लूड्स अ पेयर ऑफ चेन ऑफ गैंग्लिया एंड नर्व्स व्हिच कंट्रोल द इनवॉलंटरी एक्शंस ऑफ मेनी इंटरनल ऑर्गन्स। जो हमारी हार्ट की मूवमेंट है वो अपने आप हो रही है, रेस्पिरेशन, डाइजेशन, ये सारे काम अपने आप हो रहे हैं, आप इसको खुद नहीं कराते हो टाइम टू टाइम। यस, ऑल दीज एक्शंस आर हैपनिंग ऑल बाय इटसेल्फ, वो हमारा ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। Then your autonomic nervous system is also divided into two parts. आपने देखा होगा कि जब भी इमरजेंसी वाली सिचुएशन होती है तो हमारी बॉडी किसी और तरीके से काम करती है और रिलैक्स्ड स्टेट में हमारी बॉडी अलग तरीके से काम करती है। जैसे मान लो तुम किसी डेंजरस सिचुएशन में हो तो तुम्हारी हार्ट बीट्स बहुत तेज तेज धड़कने लगती हैं, हमारा जो ब्लड है उसका फ्लो बढ़ जाता है, राइट, एंड हमें पेट में गुड़गुड़ भी होती है, राइट। सो दैट इज बिकॉज ऑफ ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। देखो, एक है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और एक है हमारे पास पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम यानी कि जब हम खतरे में हैं, जब हमारी बॉडी में डेंजर कोई सिचुएशन है या नॉर्मल से कोई और रिलैक्स नहीं है हम, दैट इज अ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेशन। ये नर्व्स बिटवीन नेक एंड वेस्ट से निकल रही हैं, स्टिमुलेटरी एक्शन बोलते हैं इसको। अब इस दौरान देखो, जब भी हमारी सिचुएशन कुछ डेंजर वाली होगी तो हमारा हार्ट बीट तेज हो जाएगा, प्यूपिल का साइज बड़ा हो जाता है, कुछ जगह की ब्लड वेसल्स जो हैं वो कंस्ट्रिक्ट हो जाती है और ज़्यादा एनर्जी बनाने के लिए लिवर में जो ग्लूकोज स्टोर्ड है उसका रिलीज होना शुरू हो जाता है। हमारे सेल्स को ज़्यादा ग्लूकोज, ज़्यादा ऑक्सीजन प्रोवाइड कराई जाती है ताकि वो एनर्जी बना सके। सो दिस इज वो वाला एक्शन जहां पर डेंजर सिचुएशन है। पैरासिम्पैथेटिक जो है बिल्कुल कामिंग, रिलैक्स्ड स्टेट में होता है। ये जितने भी यहाँ डेंजर सिचुएशन में एक्शंस हुए उसको नॉर्मल करता है। जैसे हमारा हार्ट बीट तेज हुआ, उसको नॉर्मल करने के लिए पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है। प्यूपिल के साइज को नॉर्मल करने के लिए हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है। अब यहाँ जो नर्व्स होंगी वो नेक के ऊपर और सेक्रम के नीचे प्रेजेंट होती हैं। सो these are the systems जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के टाइप्स हैं। ठीक है, उसके बाद देखो और क्या पढ़ते हैं हम इस चैप्टर के अंदर। फिर हम देखते हैं बेटा हमारे ब्रेन के बारे में। ब्रेन के बारे में काफ़ी डिटेल में दिया हुआ है हमारे इस चैप्टर के अंदर। तो ब्रेन की अगर हम बात करें, इसका वेट कुछ 1.35 kgs हो सकता है। हमारे पूरे बॉडी वेट में से 1.35 kg हमारे ब्रेन का वेट होता है। एंड इसके अंदर 80% वाटर होगा। जितनी भी हम ऑक्सीजन ले रहे हैं 25% डिमांड ऑक्सीजन की हमारा ब्रेन रखता है कि ब्रेन को इतनी ऑक्सीजन चाहिए होगी। नाउ ब्रेन की अगर मैं प्रोटेक्शन की बात करूँ, ब्रेन इज प्रोटेक्टेड बाय क्रेनियम ना। ब्रेन की प्रोटेक्शन, जो बोनी प्रोटेक्शन है वो कौन दे रहा है? बोन से बनी हुई प्रोटेक्शन हमारे ब्रेन को क्रेनियम देता है, क्रेनियम। और स्पाइनल कॉर्ड किससे प्रोटेक्टेड है? वर्टिब्रल कॉलम से, जिसको हम बैकबोन भी बोलते हैं।
वर्टिब्रल कॉलम या फिर बैकबोन, राइट। चलो आगे आ जाओ। अब ब्रेन के कुछ फीचर्स आपने पढ़े। ब्रेन की जो प्रोटेक्शन है, बोनी प्रोटेक्शन, वो तो क्रेनियम से है, बट अदर देन दैट देयर आर 3 वेरी स्मॉल लेयर्स, बहुत ही छोटी छोटी लेयर्स होती है जो हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करके रखती है। इन लेयर्स को हम बोलते हैं मेनिंजेस, राइट। अब ये 3 लेयर आपको दिख रही है, दीज आर मेनिंजेस, जो ब्रेन के बिल्कुल साथ में अटैच्ड है। ये बड़ी प्यारी सी लेयर है और इसी से हमने याद किया है पिया मेटर। मेटर मतलब मदर, तो ये क्योंकि मदर प्रोटेक्ट करती है तो बेटा यहां से हमने इसका नाम रख दिया पिया मेटर। दिस इज वेरी सॉफ्ट कवरिंग जो ब्रेन को प्रोटेक्ट कर रही है। उसके जस्ट बाद एक मकड़ी के जाल जैसी लेयर है जिसको हम एरेक्नॉइड मेटर बोलते हैं। क्या बोलेंगे? एरेक्नॉइड। एरेक्नॉइड मतलब जस्ट वेब लाइक, है ना। सो पिया मेटर, ये है एरेक्नॉइड मेटर विच इज वेब लाइक, और सबसे हार्ड वाली लेयर जो क्रेनियम के साथ अटैच्ड है इसको हम बोलते हैं ड्यूरामेटर, क्योंकि ये काफी हार्ड है, ये प्रोटेक्ट कर रही है। इन तीनों को हम मेनिंजेस बोलते हैं। तीनों के बीच में एक सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है। वो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड हमारे ब्रेन को मैकेनिकल शॉक से बचाएगा, एब्जॉर्ब करता है बेटा शॉक को, मैकेनिकल शॉक से बचाता है। डन। नाउ द टाइप्स ऑफ ब्रेन। आवर ब्रेन इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। आगे वाला फोर ब्रेन, पीछे वाला हाइंड ब्रेन, और अगर हम ब्रेन को कट कर दे तो बीच में होता है मिड ब्रेन। तो फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन की फिर 2 डिविजन्स है, सेरिब्रम और डायंसिफेलॉन, और बीच में जो प्रेजेंट है उसको हम बोलते हैं मिड ब्रेन। पीछे की तरफ होता है हमारे पास हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन की फर्दर डिविजन्स है सेरिबेलम, पॉन्स और मेड्यूला। सेरिबेलम, पॉन्स और मेड्यूला। सेरिब्रम जो है बेटा वो भी ब्रेन का ही पार्ट है, सबसे बड़ा पार्ट है हमारे ब्रेन का, ये मेन थिंकिंग पार्ट होता है। डायंसिफेलॉन थैलेमस और हाइपोथैलेमस में डिवाइडेड है। दीज आर द ग्लैंड्स वाले एरियाज जो काफी ज्यादा सीक्रीशंस कर रहे हैं, और एंडोक्राइन सिस्टम में भी आप इनकी फंक्शंस अच्छे से पढ़ते हो। आ जाओ। नाउ इफ वी टॉक अबाउट फोर ब्रेन, तो फोर ब्रेन का मेन पार्ट तो हमारा सेरिब्रम है। ये सारे वॉलंटरी एक्शन करता है, हमारी इंटेलिजेंस, हमारी मेमोरी, कॉन्शियसनेस, विल पावर, सारे वॉलंटरी एक्शन सेरिब्रम कंट्रोल करता है। उसके बाद है हमारे पास डायंसिफेलॉन, जिसका एक पार्ट था थैलेमस। थैलेमस डिसाइड करता है कि सेरिब्रम के अंदर कौन सा सिग्नल भेजना है। सो थैलेमस इज लाइक द एजेंट ऑफ द सेरिब्रम विच इज डिसाइडिंग कि कितना इंफॉर्मेशन हमें सेरिब्रम तक पहुंचाना है। इट रिलेज पेन एंड प्रेशर इंपल्सेस टू सेरिब्रम, राइट। देन इज हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस क्या होता है? हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस बेटा वेरी इंपॉर्टेंट, हमारे बॉडी के टेम्परेचर को और पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करता है। इट कंट्रोल्स बॉडी टेम्परेचर, यानी कि हमारा जो बॉडी टेम्परेचर फिक्स्ड है ना, और पिट्यूटरी ग्लैंड का ध्यान रखता है हाइपोथैलेमस। हमारा टेम्परेचर बॉडी का फिक्स रहता है, वी आर होम्योथर्म्स, हमारा वार्म ब्लड है ना, तो हमारा टेम्परेचर फिक्स रहता है, दैट इज डिसाइडेड बाय हाइपोथैलेमस। मिड ब्रेन का क्या फंक्शन है? बहुत ही छोटा सा पार्ट होता है और ये हमारे आईज और ईयर के रिफ्लेक्सेस को कंट्रोल करता है। फिर आ जाओ हाइंड ब्रेन जो पीछे की तरफ है, इसमें है सेरिबेलम। सेरिबेलम देखो, पॉन्स एक और पार्ट होता है बेटा, लेट मी ड्रॉ इट विद द फिगर। यहाँ पर हमारे पास पॉन्स है, ठीक है। पॉन्स के नीचे एक टेल लाइक स्ट्रक्चर जा रहा है जिसको हम बोलते हैं मेड्यूला, मेड्यूला ऑब्लांगटा, और ये ऊपर वाला पोर्शन है हमारे पास पॉन्स। तो जो पॉन्स है वो एक्सटेंड होकर हमारे दोनों सेरिबेलम को कंट्रोल करके रखता है। अगर हम यहाँ पर देखें, सो सी ये देखो, ये नीचे मेड्यूला, ये मेड्यूला ऑब्लांगटा है, इसके ऊपर जो एक्सटेंडेड पोर्शन है इसको पॉन्स बोलते हैं, और ये पॉन्स हमारे सेरिबेलम को भी कनेक्ट करके रखता है। 2 सेरिबेलम होते हैं, लेफ्ट और राइट, दोनों के बीच में पॉन्स है जो दोनों के बीच में कनेक्शन बना के रखता है। दोनों कौन है यहाँ? लेफ्ट और राइट हमारे जो सेरिबेलम है। मेड्यूला ऑब्लांगटा नीचे स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्टेड होता है। नाउ दिस पॉन्स है ना, दिस pons and this medulla oblongata and your midbrain together forms the brain stem. सेरिबेलम का काम क्या है? ये हमारी बॉडी के बैलेंस और पोस्चर को मेंटेन करेगा एंड इट कोऑर्डिनेट्स ऑल द मस्कुलर एक्टिविटी जो हमें अपने आप करनी होती है। उसके बाद पॉन्स का काम क्या है? देखो क्या लिखा है, कैरीज इंपल्सेस फ्रॉम सेरिबेलम का एक साइड वाला हेमिस्फीयर और दूसरे साइड वाला हेमिस्फीयर, जैसे ये पेन है तो दोनों के बीच में ऐसे कनेक्शन बना के रखेगा, एंड कोऑर्डिनेट्स मस्कुलर मूवमेंट्स ऑन बोथ द साइड्स ऑफ द बॉडी। मेड्यूला ऑब्लांगटा सारी इंटरनल इनवॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करता है, वॉमिटिंग, सलाइवेशन, कॉफिंग, है ना, एंड हार्ट बीट, ब्रीदिंग, ये सारे इंटरनल इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज को कंट्रोल कर रहा है। इफ यू लुक इनटू दिस डायग्राम,
तो आप सेरिबेलम देख पा रहे हो, ये जो सारा ग्रीन कलर का पोर्शन है ये सेरिब्रम है, काफी ज्यादा ग्रूव्स होते हैं इसके अंदर, गायरी और सल्काई बोलते हैं जिसको। यहाँ सेंटर में देखें तो थैलेमस दिख रहा है आपको और हाइपोथैलेमस दिख रहा है, ये दोनों डायनसेफेलॉन के पार्ट है। फिर बीच में हमारा मिड ब्रेन होता है छोटा सा, ठीक है, ओके। नाउ जो सेरिब्रम है ना, एक्चुअली दैट इज ऑल्सो डिवाइडेड इनटू लेफ्ट एंड राइट पार्ट, यहाँ पर सेरिब्रम, यहाँ पर सेरिब्रम, इनके बीच में भी न्यूरॉन्स जा रहे होते हैं ताकि लेफ्ट और राइट वाले आपस में कनेक्टेड रह सके। तो दोनों सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स बीच में एक टिश्यू से कनेक्टेड होते हैं जिसको हम बोलते हैं कॉर्पस कैलोसम। लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर और राइट cerebral hemisphere is connected with the tissue which is known as corpus callosum. corpus callosum पढ़ा है हमने इसके बारे में डिटेल में, राइट? चलो, नाउ आफ्टर दिस हमारे पास ये क्या है बेटा, ये हमारे पास है ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर, जो सेल बॉडीज होती है ना न्यूरॉन की। सेल बॉडीज जहां जहां इकट्ठी है वो ग्रे मैटर बनाती है और एक्सॉन व्हाइट मैटर बनाते हैं क्योंकि उसके ऊपर माइलिन शीथ की कवरिंग है। तो अगर आप इस एरिया को देखो, ये हमारा ब्रेन है बेटा, ब्रेन के बाहर की तरफ आपको दिखेगा डार्क पिंक कलर दिख रहा है, ब्रेन के बाहर की तरफ ग्रे मैटर, ग्रे मैटर, और ब्रेन में अंदर की तरफ क्या होता है, व्हाइट मैटर होता है, व्हाइट मैटर, ठीक है। बट स्पाइनल कॉर्ड में उल्टा होता है, स्पाइनल कॉर्ड में अंदर की तरफ होता है ग्रे मैटर और बाहर की तरफ होता है व्हाइट मैटर। तो अगर हम न्यूरॉन्स को ड्रॉ करें तो लेट्स जस्ट से कि हम ब्लू कलर दे रहे हैं सेल बॉडीज को, तो बेटा देखो ये इसकी सेल बॉडीज यहाँ पड़ी हुई हैं इस तरीके से, ये है इसकी सेल बॉडी, सेल बॉडीज, सेल बॉडीज, ठीक है। और अगर मैं एक्सॉन को येलो कलर दे रही हूँ बट एक्चुअली इट इज व्हाइट इन कलर, ठीक है, रिमेंबर, तो यहाँ पर इसकी एक्सॉन पड़े हुए हैं लाइक दिस, तो एक्सॉन सारा व्हाइट कलर देंगे और सेल बॉडीज देखो साइड साइड में पड़े हुए हैं वो ग्रे मैटर दे रहे हैं। फिर आ जाओ हमारे स्पाइनल कॉर्ड में, स्पाइनल कॉर्ड में उल्टा होता है, ये हमारी सेल बॉडीज पड़ी हुई हैं और ये हमारा कुछ इस तरीके से एक्सॉन पड़ा हुआ होता है, ठीक है, जो व्हाइट कलर देता है और वो टू एंड फ्रो भी जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट ग्रे मैटर एंड व्हाइट मैटर। इसकी अरेंजमेंट कैसी होती है हमारे स्पाइनल कॉर्ड के अंदर। हमारे ब्रेन के अंदर जो फोल्डिंग्स आपको दिख रही हैं, ग्रूव्स जो आपको दिख रहे हैं, इन ग्रूव्स को हम क्या बोलते हैं, गायरी एंड सल्कस। तो जो आपको हाइट दिख रही है बेटा दैट इज गायरी, और जो आपको नीचे की तरफ दिखता है दैट इज सल्काई और सल्कस, ठीक है। ये पहाड़ जैसा बन रहा है, ऊपर की तरफ जो बन रहा है दैट इज गायरी और जो नीचे की तरफ है दैट इज सल्काई, राइट। नाउ ये डायग्राम देख के बिल्कुल घबराना नहीं है, अभी इसको रुक जाते हैं, अभी मैं आपको बाद में दिखाऊंगी डायग्राम। पहले आ जाओ स्पाइनल कॉर्ड पे। स्पाइनल कॉर्ड क्या करता है, जैसे हमारे ब्रेन के पास तीन मेनिंजेस थी, तीनों कवरिंग्स थी, ऐसे हमारे स्पाइनल कॉर्ड के पास भी होती है, तीनों होती है, ड्यूरा मैटर, एरेक्नॉइड एंड पिया मैटर। स्पाइनल कॉर्ड हमारे इनवॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करता है, हमारे रिफ्लेक्स एक्सेस को कंट्रोल करता है। जैसे जब भी आपको क्विक एक्शन लेना है कि आपने किसी हॉट ऑब्जेक्ट को टच कर दिया, आपने किसी कोल्ड ऑब्जेक्ट को टच कर दिया, तो बेटा वहां पर स्पाइनल कॉर्ड आता है और एक्शन लेता है, जल्दी से रिजल्ट प्रोवाइड करता है, एक्शन प्रोवाइड करता है। रिफ्लेक्सेस बिलो द नेक इज ऑल्सो, जो नेक के नीचे सारे रिफ्लेक्सेस हैं, ऊपर वाले क्रेनियल नर्व्स कंट्रोल करेंगे, हमारा ब्रेन कंट्रोल करेगा, बट नेक से नीचे जितने भी रिफ्लेक्सेस हैं वो स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल करता है। ये सेंसरी इंपल्सेस को स्किन से मसल्स तक पहुंचाता है और फिर ब्रेन में भी मेमोरी उसकी स्टोर कराता है। ये मोटर रिस्पॉन्सेस को ब्रेन से लाकर मसल तक पहुंचाता है। सो एक तरीके से ब्रेन तो सारा सोच समझ के पार्ट कर रहा है, उसके नीचे पड़ा हुआ है हमारा स्पाइनल कॉर्ड और यहाँ पर हमारी पूरी बॉडी के सेंसरी न्यूरॉन्स और मोटर न्यूरॉन्स होंगे। सो व्हाट इट इज डूइंग, पढ़ो इसको, ये सेंसरी इंपल्सेस स्किन से उठा रहा है और ब्रेन तक लेके जा रहा है और ब्रेन का दिया हुआ एक्शन भी वापस लेकर जाता है। सो यहाँ बीच में भी कनेक्शन आपको देखने को मिलता है, ठीक है। नाउ व्हाट इज द लोकेशन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड हमारे ब्रेन के मेड्यूला से नीचे की तरफ लेंथ ओरिजिनेट करेगा, ये देखो ये मेड्यूला से नीचे की तरफ आ रहा है, ये हमारे पास वर्टिब्रल कॉलम्स है, हमारे सारे वर्टिब्रेई हैं। बेटा देखो ये पूरी बैकबोन को एक्सटेंड करता है कहां तक, सेकंड लूम्बर वर्टिब्रेई तक। हमारे पास ये देखो ये लूम्बर है, तो L1 से L5 पूरी हमारी लूम्बर होती है, बट ये सेकेंड लूम्बर तक खत्म हो जाता है, तो यहीं तक ये एक्सटेंड करेगा। आगे बढ़ते हैं, दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट डायग्राम, ये आपकी बुक के अंदर रिफ्लेक्स आर्क का डायग्राम दिया हुआ है। इस डायग्राम को ध्यान से सीखेंगे।
सबसे पहले आए हैं रिसेप्टर। हमारी स्किन पे रिसेप्टर हैं जो सिग्नल को ट्रांसफर कर रहे हैं। यहाँ पर सेंसरी रिसेप्टर सबसे पहले आएगा जो स्पाइनल कॉर्ड को इंफॉर्मेशन दे के आएगा। बट इस सेंसरी रिसेप्टर को देखो, देखो एक ऐसा रिसेप्टर है बेटा। एक चीज और याद रखना कि जो भी सेंसरी इंफॉर्मेशन हमारे ब्रेन के अंदर जाती है या स्पाइनल कॉर्ड तक जाती है वो डॉर्सल जाती है। हमेशा जो सेंसरी न्यूरॉन इंफॉर्मेशन लेके जा रहा है वो डॉर्सल साइड से लेकर जा रहा है, पीछे से लेकर जा रहा है, ठीक है। तो ये हमारा सेंसरी न्यूरॉन गया। अब ये सेंसरी न्यूरॉन दूसरे टाइप का है। यहाँ इसकी सेल बॉडी, यहाँ पर इसकी सेल बॉडी और यहाँ इसके डेंड्राइट्स है। सो आपको अगर लग रहा है दैट दिस इज एक्सॉन टर्मिनल, बेटा दीज आर डेंड्राइट्स, क्योंकि यहाँ पर जो सेंसरी न्यूरॉन है वो एक सियोडोपोलर न्यूरॉन है, सियोडो यूनिपोलर न्यूरॉन। ये कैसा न्यूरॉन होता है जिसके डेंड्राइट्स एक तरफ, एक्सॉन टर्मिनल एक तरफ और सेल बॉडी बीच में। तो इसके डेंड्राइट्स ने यहाँ से सिग्नल लिया, ये इसकी सेल बॉडी है और यहाँ पर इसका एक्सॉन टर्मिनल होगा। इस एरिया को क्या बोला जाता है? सी, अंडरस्टैंड दिस। ये सेंसरी न्यूरॉन गए, यहाँ पर है सेल बॉडी इन डॉर्सल रूट गैंग्लियन। बेटा यहाँ पर एक ही न्यूरॉन तो नहीं आ रहा होगा, बहुत सारे न्यूरॉन्स आ रहे होंगे और सेल बॉडी के ग्रुप को, न्यूरॉन्स के सेल बॉडी के ग्रुप को, एग्रीगेट को क्या बोल रहे थे? गैंग्लियन। इसीलिए यहाँ पर गैंग्लियन लिखा है। देखो क्या लिखा है? सेल बॉडी इन डॉर्सल रूट, डॉर्सल मतलब पीछे की तरफ, डॉर्सल रूट गैंग्लियन। गॉट इट? अब ये देखो, ये डॉर्सल रूट आगे जा रही है, हमने इसका नाम डॉर्सल रूट रखा है। डॉर्सल रूट क्या होता है? ये जो सारे के सारे सेंसरी न्यूरॉन्स है वो एक कवरिंग के अंदर है और उस कवरिंग को हमने नाम दे दिया रूट। और क्योंकि ये डॉर्सली साइड है, पीछे की तरफ है, तो डॉर्सल रूट। यहाँ पर सेल बॉडी दिख रही है तो ये सेल बॉडी हो गई जिसको हम गैंग्लियन बोल रहे हैं, डॉर्सल रूट गैंग्लियन। ये जाएगी हमारे सेंसरी न्यूरॉन तक। सेंसरी न्यूरॉन में ये जाएगी हमारे सेंसरी न्यूरॉन तक, नहीं स्पाइनल कॉर्ड तक, ये जाएगी हमारे स्पाइनल कॉर्ड तक। स्पाइनल कॉर्ड में सेंटर में आपको क्या दिख रहा है बेटा? ये क्या है? सारा का सारा ग्रे मैटर है। ग्रे मैटर तक ये इंफॉर्मेशन जाने वाली है। तो मान लो इसने यहाँ पर अपना सिग्नल ऐसे दे दिया, ठीक है। अब यहाँ बीच में बैठा है हमारा इंटरन्यूरॉन। इंटरन्यूरॉन या एसोसिएशन न्यूरॉन या रिले न्यूरॉन। तो ये इंटरन्यूरॉन एसोसिएशन न्यूरॉन की सेल बॉडी है। यहाँ से सिग्नल गया इसके एक्सॉन तक और इसने सिग्नल को नीचे फेंक दिया। यहाँ पर बैठा है हमारा मोटर न्यूरॉन। रेड कलर दे दे मोटर न्यूरॉन को। ये मोटर न्यूरॉन की सेल बॉडी है। मोटर न्यूरॉन की सेल बॉडी देखो, सेल बॉडी कहाँ होगी? स्पाइनल कॉर्ड के ग्रे मैटर के अंदर। ये गया इसका एक्सॉन, ये गया इसका एक्सॉन मोटर न्यूरॉन बनके और इसने दे दिया सिग्नल हमारे मसल्स को। इसने दे दिया सिग्नल हमारे मसल्स को, जिसको हम इफेक्टर बोलते हैं, जिसको हम इफेक्टर बोलते हैं। तो सेंसरी न्यूरॉन देखो, फिर से रिकैप करते हैं। सेंसरी न्यूरॉन गए सिग्नल लेकर, डॉर्सल साइड हमेशा सिग्नल एंटर करेगा। ग्रुप को गैंग्लियन बोलते हैं, डॉर्सल साइड है तो इसको डॉर्सल रूट गैंग्लियन याद कर लो। फिर ये डॉर्सल रूट हमारे स्पाइनल कॉर्ड तक गई और उसने सिग्नल को रिलीज कर दिया। स्पाइनल कॉर्ड में आपस में ही एसोसिएशन न्यूरॉन्स है। उस एसोसिएशन न्यूरॉन ने सिग्नल को रिसीव किया और देखो एसोसिएशन न्यूरॉन इस सेंसरी न्यूरॉन को कनेक्ट कर रहा है मोटर न्यूरॉन से, क्योंकि मोटर न्यूरॉन वापस भी तो जाएगा सिग्नल को देने के लिए किसके पास? इफेक्टर के पास। इफेक्टर कौन है? मसल। क्योंकि जो भी हमारी स्किन पर टेम्परेचर चेंज हुआ है या कोई ऑब्जेक्ट बैठा है उसका एक्शन बेटा मसल ही कराएगी, उसका एक्शन मसल कराएगी। सो दिस इज योर परफेक्ट डायग्राम ऑफ रिफ्लेक्स आर्क और उसमें दिखाया गया कि स्पाइनल कॉर्ड का अरेंजमेंट कैसा है, तो कुछ ऐसा है, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा रिफ्लेक्स एक्सेस और रिफ्लेक्सेस या रिफ्लेक्स आर्क। तो जो आपने पूरा सेंसरी न्यूरॉन का कनेक्शन पढ़ा वो ही रिफ्लेक्स आर्क होता है। रिफ्लेक्स आर्क का अगर हम पाथवे देखें तो सबसे पहले आता है स्टिमुलस। स्टिमुलस क्या होता है? जो सिग्नल जनरेट कराता है। फॉर एग्जाम्पल हॉट ऑब्जेक्ट या फिर कोल्ड ऑब्जेक्ट। स्टिमुलस से ये सिग्नल जाता है रिसेप्टर के पास। हमारे पास जो स्किन में रिसेप्टर्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? थिग्मो रिसेप्टर या थर्मो रिसेप्टर। थिग्मो जो टच को डिटेक्ट करे और थर्मो जो टेम्परेचर को डिटेक्ट करे, राइट। तो अब रिसेप्टर ने डिटेक्ट कर लिया, सेंसरी न्यूरॉन काम पे लग जाएंगे। सेंसरी न्यूरॉन को एफेरेंट न्यूरॉन्स भी बोलते हैं। तो एफेरेंट न्यूरॉन जाएंगे हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम, स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन के पास। अब इन्होंने एक्शन ले लिया, वापस मोटर न्यूरॉन्स को भेजेंगे। मोटर न्यूरॉन्स को इफेरेंट न्यूरॉन्स भी बोलते हैं। देखो वो मोटर न्यूरॉन्स गए और किस पर काम करेंगे? मसल के पास, और एक्शन कंप्लीट हो जाएगा। बेटा अगर यहाँ नर्व लिखा है तो कुछ गलत तो नहीं है, क्योंकि न्यूरॉन्स के ही एक्सॉन का बंडल नर्व बनाते हैं, ठीक है।
नाउ रिफ्लेक्स टर्म का मतलब क्या है? रिफ्लेक्स टर्म मतलब इट कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड रिफ्लेक्सेस, जिसका मतलब है रिफ्लेक्टेड और डायरेक्टेड बैक। दो तरीके के रिफ्लेक्स एक्शन, दो तरीके के एक्शंस होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, वॉलंटरी एक्शंस और इनवॉलंटरी एक्शंस। तो जो रिफ्लेक्स आर्क है वो किसका टाइप है? वो इनवॉलंटरी है। रिफ्लेक्स आर्क इज इनवॉलंटरी बिकॉज हम बहुत जल्दी इसको करते हैं एंड इट इज वेरी क्विक। इनवॉलंटरी एक्शन स्लो भी हो सकते हैं, फास्ट भी हो सकते हैं। रिफ्लेक्स एक्शंस आर ऑलवेज 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 क्विक। रिफ्लेक्स एक्शन हमेशा क्विक होता है। इसको हम डिवाइड कर दें यहाँ पर, क्योंकि हम वॉलंटरी और इनवॉलंटरी एक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। देखो, वॉलंटरी एक्शंस विच इज आर इन आर कंट्रोल, खाना खाना है, टीवी देखना है, बैग उठाना है, स्कूल जाना है, नहीं जाना है, पेट में दर्द का बहाना करना है, दैट इज ऑल वॉलंटरी एक्शन। इनवॉलंटरी एक्शन ऑटोमेटिक है, क्विक भी हो सकता है, स्लो भी हो सकता है। इनवॉलंटरी होगा हमारी बॉडी में और ये स्टिमुलस जनरेट कराएगा। ये स्टिमुलस बाहर से भी आ सकता है और इनवॉलंटरी एक्शंस का स्टिमुलस हमारा ब्रेन भी जनरेट कर सकता है, क्योंकि ब्रेन ही कंट्रोल कर रहा है डाइजेशन और रेस्पिरेशन जैसे इनवॉलंटरी एक्शंस को। तो स्टिमुलस इनको एक्सटर्नल भी मिल सकता है और इंटरनल भी मिल सकता है। जैसे ही हमारे आंखों में मान लो कोई चीज अगर आ गई है तो हम इमीडिएटली उसको रिमूव करने के लिए क्या करते हैं? वॉश करने के लिए भागते हैं। बट हमारी आईज भी नेचुरली टीयर्स प्रोड्यूस करके वॉश करने की कोशिश करती है उस प्रोडक्ट को। देन अगर आपने किसी हॉट ऑब्जेक्ट को टच कर लिया तो वहां से आप अपना हाथ हटा रहे हो, दैट इज ऑल्सो इनवॉलंटरी रिफ्लेक्स एक्शन। ये रिफ्लेक्स एक्शन है और ये कैसा है, इसका नेचर कैसा है? इनवॉलंटरी। इनवॉलंटरी सिंपली मीन्स विच इज नॉट इन आवर कंट्रोल, विच इज वेरी क्विक, विच इज वेरी इमीडिएट। नाउ टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्सेस, कितने रिफ्लेक्सेस है बेटा हमारे पास? जो रिफ्लेक्सेस हमने जन्म से सीखे वो नेचुरल हो गए, है ना, जो हमारे अंदर इनबिल्ट थे, डिफॉल्टेड थे। और जो रिफ्लेक्सेस हमने लाइफ टाइम में सीखे उनको हम क्या बोलेंगे? एक्वायर्ड या कंडीशनड रिफ्लेक्सेस। सो नेचुरल रिफ्लेक्सेस जैसे कि एक बच्चा ब्लिंक करना, खांसना, है ना, सारी चीजें अपने आप ही सीखता है। क्रॉल करना, सलाइवा अपने अंदर लेकर जाना, स्वैलो करना, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, ये सब अपने आप बच्चा सीख जाता है, यानी कि ये रिफ्लेक्सेस नेचुरल है, इनबिल्ट है। कंडीशन रिफ्लेक्सेस जो कि सिखाए जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल जो भी एक बच्चा लर्न कर रहा है, जिस भी तरीके से बच्चा डेवलप होता है, लैंग्वेज सीखना, ऑल दोज आर कंडीशन रिफ्लेक्सेस। एक एग्जाम्पल था, एक एक्सपेरिमेंट था, पैवलोव एक्सपेरिमेंट। ऐसा था वो एक्सपेरिमेंट। इसमें क्या हुआ, पैवलोव ने क्या किया, कंडीशन रिफ्लेक्स के बारे में एक एक्सपेरिमेंट करा। एक डॉग को जब भी खाना दिया जाता है तो उसका नेचुरल रिफ्लेक्स काम करता है कि उसके माउथ से सलाइवा प्रोड्यूस होता है। अब जब वो सीटी बजाता था तब कोई भी एक्शन नहीं होता था डॉग की तरफ से, बट जब खाना दिया जाता था तब उसके माउथ से सलाइवा प्रोड्यूस होता था, राइट। नाउ ही डिड बोथ, ही गेव बोथ द स्टिमुलस एट द सेम टाइम। अब पैवलोव ने क्या करना शुरू करा, जिस टाइम वो खाना देता था उस टाइम सीटी भी बजाता था, तो दोनों स्टिमुलस यहाँ पर कनेक्ट हो गए बेटा, और रिफ्लेक्सेस सेम हो गए कि माउथ से सलाइवा प्रोड्यूस हो रहा है। बट ये प्रिपेयर करने के बाद, उसको कंडीशन करने के बाद, उसने सिर्फ सीटी बजाना शुरू कर दिया और खाना देना छोड़ दिया। ऑब्जर्व क्या किया कि अभी भी डॉग सलाइवा प्रोड्यूस कर रहा है, अभी भी डॉग सलाइवा प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। तो इन दिस कंडीशन, दिस इज कंडीशन रिस्पॉन्स। इस टाइम डॉग ने, इसको कंडीशन रिस्पॉन्स क्यों बोला? क्योंकि पहले उसको कंडीशन किया गया, उसको सिखाया गया कि जब खाना मिलेगा तो आवाज भी आएगी, ठीक है। सो दिस इज एक्चुअली कंडीशन रिस्पॉन्स। गॉट इट? ये चैप्टर, अब देखो इसका ओवरव्यू है, ये माइंड मैप आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ देयर आर सम इंपॉर्टेंट टर्म्स। इसकी कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या है हमारे पास? रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स क्या होता है? स्टिमुलस रिस्पॉन्स देकर आता है। स्टिमुलस मतलब टेम्परेचर चेंज होना, कोई भी एजेंट जो हमें चेंज रिस्पॉन्ड करने के लिए मजबूर करे, टेम्परेचर चेंज होना, हॉट ऑब्जेक्ट, कोल्ड ऑब्जेक्ट, कहीं से तेज लाइट, कहीं से साउंड, ये सारे के सारे स्टिमुलस हैं। स्टिमुलस जो चेंज हमारी बॉडी के अंदर कराते हैं ना बेटा, उसको हम रिस्पॉन्स बोलते हैं। अगर इम्पल्स की बात करूं तो इम्पल्स मतलब वो सिग्नल, दो तरीके के इम्पल्स थे, एक इलेक्ट्रिकल इम्पल्स और एक होता है केमिकल इम्पल्स। इम्पल्स एक वेव है सिग्नल की जो हमारे न्यूरॉन्स में जाती है। फिर है आगे रिसेप्टर्स। रिसेप्टर्स वो स्पेशल सेल्स हैं जो सिग्नल को पहचानने के लिए बैठे हुए हैं हमारे सेंसरी ऑर्गन्स में। अब जैसे जो हमारे स्किन पर रिसेप्टर्स हैं वो थिग्मो और कौन से थे? थिग्मो रिसेप्टर्स और थर्मो रिसेप्टर्स, है ना। देन हमारी नोज में ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स हैं, हमारी ईयर में फोनो रिसेप्टर्स हैं, राइट। टंग पर गस्टेटरी रिसेप्टर्स हैं। सो दीज आर द स्पेशल रिसेप्टर्स प्लेस्ड ऑन डिफरेंट सेंस ऑर्गन्स इन आवर बॉडी। देन आर इफेक्टर्स। इफेक्टर्स अभी हमने देखा, जो मसल और ग्लैंड होता है वो इफेक्टर की तरह काम करता है। मोटर न्यूरॉन्स इफेक्टर पर आकर सिग्नल देते हैं एंड सिग्नल
जो मोटर न्यूरॉन से जाएगा वो इफेक्टर्स पर जाएगा। इफेक्टर्स कैन बी ग्लैंड्स जब इनवॉलंटरी एक्शन हो रहा है, यानी कि ग्लैंड्स जब हमारी बॉडी में अपने आप अपने केमिकल को सीक्रेट कर रहा है तो ब्रेन उसको सिग्नल दे रहा है ना, अपने आप एक ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम काम कर रहा है यहाँ पर। या फिर अगर हम रिफ्लेक्स एक्शन की बात करें कि जब हमें कोई हाथ कहीं से रिमूव करना है, हॉट ऑब्जेक्ट पर टच कर दिया, तब हमारा मसल काम करता है टू परफॉर्म द एक्शन। तो इफेक्टर्स मतलब मोटर न्यूरॉन ने आकर जहां पर काम किया। Now let us have a look at certain questions. एक क्वेश्चन है यहाँ पर स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड। दिस इज पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन। अब यहाँ आपको पिक्चर में ही दिख रहा है बेटा, अंदर की तरफ होता है ग्रे मैटर और बाहर की तरफ होता है व्हाइट मैटर। ये स्पाइनल कॉर्ड है। क्या क्वेश्चन है? दिस इज द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड एंड यू हैव टू फिल इन द ब्लैंक। द स्पाइनल कॉर्ड इज द पार्ट ऑफ विच टाइप ऑफ सिस्टम? कौन से टाइप का सिस्टम है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है। The gray matter in the picture given below consists of dash. While the gray matter in the picture, बेटा यहाँ आएगा सेल बॉडी। ग्रे मैटर किससे बना है? सेल बॉडी से बना है ना? सेल बॉडी होगी यहाँ पर इसकी, और इसके न्यूरॉन्स व्हाइट मैटर बनाते हैं जो बाहर की तरफ होंगे। While the white matter consists of axons, एक्सॉन जिनके ऊपर माइलिन शीथ है। The spinal cord is concerned with the involuntary actions बिलो द नेक। जो भी एक्शंस नेक के नीचे होंगे इनवॉलंटरी, वो स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल करता है विद द हेल्प ऑफ स्पाइनल नर्व्स। देन डैश इज द बोनी स्ट्रक्चर दैट प्रोटेक्ट्स द स्पाइनल कॉर्ड। आंसर इज वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम वो बोनी प्रोटेक्शन है जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करती है। तो ये क्वेश्चन आप कर लोगे। उसके बाद एक और क्वेश्चन है, द टू सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स आर जॉइंड बाय द शीट ऑफ फाइबर्स, पॉन्स, कॉर्पस ल्यूटियम, हाइपोथैलेमस या फिर कॉर्पस कैलोसम। सो राइट आंसर इज कॉर्पस कैलोसम। एक चीज याद रखना, जो सेरिबेलम है, सेरिबेलम हेमिस्फीयर को कौन कनेक्ट कर रहा है? पॉन्स। सेरिबेलम हेमिस्फीयर इज कनेक्टेड बाय पॉन्स बेटा, बट सेरिब्रल हेमिस्फीयर, जो सेरिब्रम के दो हेमिस्फीयर्स हैं, दैट इज कनेक्टेड बाय कॉर्पस कैलोसम। तो यहाँ पर गलती मत करना। वेरी इजी क्वेश्चंस कम फ्रॉम दिस, है ना। ये एक माइंड मैप था जिसमें हमने बहुत क्विकली सारे हाइलाइट्स को रिवाइज करा है। ये चैप्टर बहुत डिटेल में है, बहुत इंटरेस्टिंग है, बट आई होप यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ माइंड मैप, जिसमें आपको एक क्विक रिविजन सारी टर्म्स की, सारे कॉन्सेप्ट्स की कराई जाती है और डायग्राम्स दिखाए जाते हैं। एंड आई होप ये माइंड मैप आपको समझ आया होगा। बट इट इज इंपॉर्टेंट कि आप पहले ये चैप्टर सीख रहे हो। चैप्टर अगर आपने नहीं पढ़ा है तो माइंड मैप का फायदा नहीं है। इसीलिए मैं हर वीडियो में बोलती हूँ कि माइंड मैप आपकी फाइनल रिवीजन में आपको बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि आप चैप्टर डिटेल में पढ़ चुके होगे एंड उसके बाद ये माइंड मैप आपकी क्विक रिवीजन करा सकता है। ठीक है, अब मैं जल्दी मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो के साथ। बच्चा टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।